हेलो, गुड आफ्टरनून एंड नमस्ते सभी को। आज सॉलिड स्टेट को आगे बढ़ाएँगे, लास्ट टॉपिक है। आज ये सॉलिड स्टेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज का जो टॉपिक है बच्चों, ये जो क्लास 12 तक का सिलेबस है, उसमें ये टॉपिक नहीं आने वाला, ठीक है ना? ये बीएससी लैब असिस्टेंट, उनके लिए स्पेसिफिक टॉपिक है, जो उसकी तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को देखिएगा। मान के चलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, क्यों? क्योंकि ये टॉपिक क्लियरली मेंशन किया है, ठीक है? सिलेबस में लिखा है साफ-साफ लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है? तो क्रिस्टलोग्राफी के जो लॉ हैं, सिलेबस में मेंशन है, तो मान के चलिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाने के बहुत अधिक चांसेस बनते हैं, ठीक है? तो उसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, कांसेप्ट को समझिएगा। सबसे पहले इसमें है लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस, ठीक है? जिसे हम तर्कसंगत सूचकांकों का नियम कह सकते हैं। क्या है लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस? कौन-कौन से लॉ आते हैं? पढ़ते हैं वन बाय वन। इसमें बेसिकली 2 लॉ पढ़ते हैं। एक हैवी लॉ है, ठीक है? इसी हैवी लॉ में हम 20 लॉ भी पढ़ते हैं, 20 इंडिसेस भी पढ़ते हैं और इसके अलावा एक और है जिसे हम कहते हैं मिरर इंडिसेस, ठीक है? समझते हैं क्या है हैवीज लॉ और क्या है 20 इंडिसेस, इसको वन बाय वन समझते हैं। इससे पहले अब तक क्या पढ़ा है जरा समझिए। हमने पढ़ा है एकक कोष्टिका, यूनिट सेल याद है? यूनिट सेल, एकक कोष्टिका। ये 3 डायमेंशनल होती है, 3 बीमाओं वाली होती है। दैट मीन्स यहाँ पे एक्स एक्सिस भी है, यहाँ पे वाई एक्सिस भी है और यहाँ पे जेड एक्सिस भी है, ठीक है? तो इतनी बातें तो क्लियर होती हैं, ये हमें पता चलता है यहाँ से। मान लो ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाई मान लीजिए, इसको जेड मान लीजिए। 3 बीमीय होता है, 3 बीमाओं वाला होता है, 3 डायमेंशनल होता है। इतना हमें पता चला कि यूनिट सेल की बेसिक सी बात है, बेसिक की प्रॉपर्टी है। क्लियर? अब हमें जरा समझना है हैवीज लॉ। हैवी लॉ क्या कहता है? हैवी लॉ कहता है कि अगर कोई भी आपके पास क्रिस्टल है ना, तो उसके पास 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होंगी, मतलब एक्स, वाई, जेड, उसके पास 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हैं, ठीक है? और वो जो यूनिट सेल है, वो कहीं न कहीं इस एक्स एक्सिस को काटता होगा या टच करता होगा, सिंपल सी बात है, टच करता होगा। उस टच वाले पॉइंट को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। जनरली इंटरसेप्ट का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो किसी एक्सिस को कट करती हो, उसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट। क्लियर है बात? बनाया गया अवरोधन या तो एक इकाई अवरोधन, ठीक है? इंटरसेप्ट को आई थिंक अवरोधन कहते हैं हिंदी में। एक बार हिंदी माध्यम वाले प्लीज को थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा। इंटरसेप्ट का मतलब समझा चुका हूं, आसान है। क्या? कि वो पॉइंट जहां पे कोई भी लाइन किसी एक्सिस को टच करे या कट करे, सिंपल सी बात, ठीक? तो उसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है? तो मान लीजिए एक्स एक्सिस का अगर इंटरसेप्ट मान लीजिए कि एल है, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट एम है, जेड एक्सिस का इंटरसेप्ट एन है, ठीक है? मतलब ये पॉइंट यहाँ पे अगर कट कर रहा है, ये एल पॉइंट है, ये एम पॉइंट है। मतलब एक और बात समझ सकते हैं कि ये ओरिजिन है। आप जानते हैं ओरिजिन, शुरुआती बिंदु जो 0 0 0 होता है। अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी को एल मान लीजिए, समझ जाइए कि इंटरसेप्ट एल है। ऐसे ही यहां से लेकर यहां तक की दूरी एम है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी एन है। काफी बुकों में एबीसी भी दिया रहता है, दिक्कत मत लीजिए। एबीसी दिया है, एबीसी मान लीजिए। एलएम एन दिया है, एलएमएन मान लीजिए। क्लियर है? बट ये एलएमएन जनरली हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, तो ठीक है, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग मैं एलएमएन लेके चल रहा हूँ। क्लियर है? बट हमने देखा है कि जो यूनिट सेल हम मानते हैं उसमें हम साइड को ए बी सी मानते हैं, याद है? इंटर जो हम एक्सिस कहते हैं, जिसको हम ऑब्वियस बात है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं, उसको हम ए बी सी में नापते हैं, ठीक है? तो इससे कंफ्यूज मत होना, एलएमएन लिखा है या एबीसी लिखा है, एक ही बात है। मेन बात समझिए, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब वो पॉइंट जहां पे कोई भी लाइन किसी एक्सिस को कट करती है या फिर टच करती है, दोनों ही बातें सेम। क्लियर है? तो अब इसको समझिए किस तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। मान लो आपने एक यूनिट सेल का एक कोना पकड़ लिया, एक डायमेंशन पकड़ लिया, ठीक है? वो डायमेंशन कौन सा, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? वो डायमेंशन कौन सा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये कोई एक यूनिट सेल का मान लो ये वाला कोना आपने ले लिया, ठीक है? अब इस पे ये वाली एक्सिस को मान लीजिए एक्स है, ये वाली एक्सिस मान लीजिए वाई है, ये वाली एक्सिस जेड। क्लियर? एक्स वाई जेड पे मान लीजिए एक ट्राइंगुलर इंटरसेप्ट बना। इंटरसेप्ट का मतलब ये 3 पॉइंट बने हैं। जरा समझिएगा बात को ध्यान से, ठीक है? मैं इस लाइन को अच्छे से ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? स्ट्रेट लाइन बन गई, अच्छा है। अब देखो, ये जो 3 पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, आपको साफ-साफ नजर आ रहा है, ये 3 इंटरसेप्ट्स, ठीक है? ये 3 इंटरसेप्ट्स हैं। अब मान लो वही कि यहां से लेकर देखो ये ओरिजिन है, 0 0 0 है। यहां से लेकर एक्स एक्स की दूरी एल है, ये वाली एम है, ये वाली एन है। क्लियर? तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि सर 0 से लेकर एक्स, या मैं इस पॉइंट को भी ए बी सी मान लेता हूं, और बताओ ए बी सी, ठीक है? तो ओ ए, ओ मतलब ओरिजिन हो गया ए, ओ ए की दूरी को मैं क्या मान रहा हूं, एल मान रहा हूं। ओ बी की दूरी को क्या मान रहा हूं, एम मान रहा हूं। ओ सी की दूरी को मैं क्या मान रहा हूं, एन मान रहा हूं। ठीक है? तो मैं कह सकता हूं एल एम एन क्या है मेरे
इंटरसेप्ट हैं। क्या है? इंटरसेप्ट हैं। ये वो पॉइंट है जहां पे लाइन इन एक्सिस को टच कर रही है। क्लियर है? और इनको हम सिंपली वीस के इंडिसेस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वीस इंडिसेस। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दे आर आल्सो कॉल्ड वीस इंडिसेस। दैट मींस जो पॉइंट यहाँ पे टच कर रही है इंटरसेप्ट पॉइंट को हम वीस इंडिसेस भी कह सकते हैं। हालांकि एग्जाम में ऐसे डीप में नहीं पूछता है या फिर ऐसे टर्म्स को नहीं पूछता कि 20 इंडिसेस क्या है, बट हाँ अगर पूछता है कि भाई इनमें से 20 इंडिसेस क्या है, नहीं पूछेगा, मुझे नहीं लगता ऐसा प्रश्न बनना चाहिए। बट हाँ अगर इन केस आता भी है तो आपको समझना चाहिए जो इंटरसेप्ट है उन्हीं को हम बेसिकली 20 इंडिसेस कहते हैं। क्लियर? अब हैवी का लॉ लगा लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हैवीज लॉ, ठीक है, तो हैवीज लॉ भी लगा लेते हैं। ये क्या कहता है कि मान लो आपने एक नया इंटरसेप्ट बनाया, एक नया इंटरसेप्ट प्लेन बनाया, ये बनाया कुछ ऐसे, ठीक है, ये कुछ एक नया इंटरसेप्ट प्लेन बनाया है। मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना, कोई बात नहीं। ये लीजिए, अच्छे से मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब ये इंटरसेप्ट नहीं मान लेता हूँ, लेट अस से ये वाला इंटरसेप्ट एल हो गया, ये वाला एम हो गया, ये वाला एन हो गया, ठीक है। तो नए इंटरसेप्ट मान लिए एल एम एन, ठीक। तो हैवी का नियम क्या कहता है कि यदि आप ओ से एल तक की दूरी निकालोगे तो क्या होगा? ओ से एल तक की दूरी मतलब नया जो इंटरसेप्ट बना उसकी दूरी क्या होगी? तो बेटा ये एल टाइम मल्टीप्लाई हो रहा होगा। क्या कह रहा हूं? ये एल टाइम मल्टीप्लाई हो रहा होगा। दैट मींस ये एल टाइम मल्टीप्लाई ऑफ ओ ए हो जाएगा। एल टाइम मल्टीप्लाई ऑफ ओ ए हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम बात करें ओ एम की तो ये एन टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा ओ बी का। ऐसे ही ओ सी एन टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है बात? तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर एक इंटरसेप्ट पहले से ही मौजूद है, अगर उस पर दूसरा इंटरसेप्ट बन रहा है तो उसका कुछ मल्टीपल होगा। यही आपका हैवी लॉ है, ठीक है। हैवी का नियम क्या है कि भाई अगर आपने कोई पहले से ऑलरेडी एक इंटरसेप्ट बनाया, लेट अस से ए बी सी, आपने पहले से इंटरसेप्ट बनाए हुए, अगर आप नए इंटरसेप्ट बनाते हैं तो वो उन ए बी सी का ही कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा। सिंपल सी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं। क्लियर हो गई बात? तो ये हैवीज लॉ, इसका जनरली इतना कोई यूज नहीं है। हैवीज लॉ जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ आपको ये समझना है कि अगर आपने कोई इंटरसेप्ट पहले से बनाया है और कोई नया इंटरसेप्ट बनाते हैं तो मान के चलिए नया इंटरसेप्ट उस इंटरसेप्ट का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ बातें ध्यान में रखनी है। देखो, ये इंटरसेप्ट है जो ऊपर देखा, ये तो इंटरसेप्ट है, बट मान लो ऐसा कोई इंटरसेप्ट जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या किसी एक्सिस को टच ही ना करे। मान लो ये एक इंटरसेप्ट बनाया, ये एक इंटरसेप्ट बनाया, अब एक नया इंटरसेप्ट बनाया, वो ना ही एक्स एक्सिस को, ना ही वाई एक्सिस को, ना ही जेड एक्सिस को कट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं भाई ये इंटरसेप्ट तो इनफाइनाइट पे जा रहा है। कहां जा रहा है? इनफाइनाइट पे। तो वही बात लिखिए, ए प्लेन डज नॉट पर्टिकुलर कट पर्टिकुलर एक्सिस एट ऑल द इंटरसेप्ट प्लेन ऑन द एक्सिस देन इट विल बी एट इनफाइनाइट। कहां पे जाएगा वो? इनफाइनाइट पे जाएगा, ठीक है। दैट मींस अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को एक्स वाई जेड किसी भी एक्सिस को अगर कट कर रहा है तो मैं कहूंगा वो उसका इंटरसेप्ट है। अगर कट नहीं कर रहा है तो मैं कहूंगा वो उसका इनफाइनाइट इंटरसेप्ट है ना। कितना इंटरसेप्ट होगा? इनफाइनाइट। वो लाइन कभी भी एक्सिस को टच या कट नहीं करेगी। क्लियर है बात? चलिए, अब ऐसी कंडीशन में अगर हमारे पास इनफाइनाइट इंटरसेप्ट बनता है तो उसके लिए हम उसको किसमें चेंज करते हैं? मिलर इंडिसेस में। किसमें चेंज करते हैं? मिलर इंडिसेस, जिसको हम मिलर सूचकांक भी कह रहे हैं। क्लियर है? कैसे निकालते हैं मिलर इंडिसेस? इस बात को समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात आपको समझना है कुछ मिलन डिसीज के लिए रूल। मिलन डिसीज ध्यान रखना, हमेशा एक इंटीजर होगा। इंटीजर मतलब पूर्ण अंक, मतलब ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब -3, -2, -1, 0 और प्लस की भी हो सकती है। इंटीजर आपको पता है ये वैल्यूज जो पूर्ण अंक होंगी वो नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो इंटरसेप्ट जो इंटीजर है जनरली पूर्णांक है, ये क्या है? नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है। तो मिलन डिसीज क्या हो सकती है? मिलन डिसीज आर इंटीजर। क्या है? ये इंटीजर है। इंटीजर का मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और ये जीरो हो सकती है। पहली बात, पहला रूल ध्यान में रखना। क्या होते हैं अभी बताऊंगा, वेट कीजिए। फिर मिलन डिसीज में भी नेगेटिव और जीरो, वही बात है, अगर इंटीजर है तो वो जो है जीरो हो सकती है। फिर मिलन डिसीज कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकती, भिन्न नहीं हो सकती। फ्रैक्शन नहीं हो सकती, भिन्न नहीं हो सकती। दैट मींस आप पी बाई क्यू वाली फॉर्म में इनको नहीं लिखेंगे। ये सिंपल नंबर होंगे, बोल रहा हूँ पूर्ण अंक है। पूर्ण अंक है तो फ्रैक्शन नहीं होंगे, सिंपल सी बात। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आगे मेन बात समझनी है कि मिलन डिजीज होता क्या है। मिलन डिजीज को जनरली हम एच के एल से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एच के एल। एच दिखाएगा एक्स एक्सिस को, के दिखाएगा वाई एक्सिस को और एल दिखाएगा जेड एक्सिस को। सिंपल सी बात है। ये इंटरसेप्ट को दर्शाता है। अगर कोई इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे उसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस पे उसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं और जेड एक्सिस पे तो उसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक इतनी बात आपको सिंपली समझ में आई होगी। क्लियर है? अब मिलन डिसीज कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहली बात, मिलन डिसीज कब निकलता है? मैंने बताया जब आपके पास इंटरसेप्ट ऑलरेडी गिवन हो। इंटरसेप्ट ऑलरेडी गिवन हो।
कैसे इंटरसेप्ट? एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, एक इंटरसेप्ट है, मान लीजिए 2a, b और 3c, ये आपके पास एक इंटरसेप्ट है, 2a, b और 3c, ये इंटरसेप्ट है। साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये एक्स एक्सिस पे या a पे टू टाइम्स है, b पे 1 टाइम है, c पे ये 3 टाइम, बात हमें समझ में आ रही है। तो मैं कह सकता हूं इसके इंटरसेप्ट कितने हैं, इंटरसेप्ट कौन कौन से हैं? तो आप कहोगे सर एक इंटरसेप्ट 2 पे है, एक 1 पे है, एक 3 पे है। ऐसे पॉइंट हम दर्शाते भी है ना, ये वाला पॉइंट x को दर्शा रहा है, ये y को, z को, तो वही चीज। फिर इसके बाद अगर इसके मिलन डिसीज निकालने तो क्या करूंगा, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, रेसिप्रोकल, ठीक है, इसको ठीक करके लिख देता हूं, रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल क्या होता है? बी समान अनुपाती, जिसको हम उल्टा भी बोलते हैं। तो भाई 2 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/2। एक का रेसिप्रोकल 1 ही होता है और 3 का रेसिप्रोकल 1/3 होगा, मतलब उलट दो, सिंपल सी भाषा में उलट दो। तो उलट दो, 2 को उल्टा लिखोगे तो 1/2 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है, 3 का उल्टा 1/3 हो जाता है। सिंपल सी बात है, ये मैंने इसके रेसिप्रोकल लिख दिए। रेसिप्रोकल लिखने के बाद देखो मिलन डिसीज, अभी आपने समझा कि मिलन डिसीज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, भिन्न में नहीं हो सकती, और ये जो संख्या लिखी है आपने भिन्न में लिखी है। तो जब भी भिन्न में कोई संख्या लिखी होती है, फ्रैक्शन में कभी भी कोई संख्या लिखी होती है और उसको आपको सिंबल नंबर में बदलना होता है, तो क्या कर लेते हैं, उसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एलसीएम। तो बेटा इसका एलसीएम लो, इसका जब आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा? 6। फिर आप जानते हैं 2 3 जा 6 तो 3 आ जाएगा, 1 6 जा 6 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो बेटा जी ये जो टर्म निकल के आई यही है आपका मिलर इंडिसीज। क्या है? मिलर इंडिसीज। बहुत सरल सी बात है, ध्यान में रखना। क्यों हम मिलर इंडिसीज निकाल रहे हैं? तो अभी हमने देखा इंटरसेप्ट जो होते हैं, इंटरसेप्ट जो होते हैं ये इनफाइनाइट भी होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट भी होते हैं। अभी तो पढ़ा, अगर कोई प्लेन कोई भी लाइन किसी प्लेन को अगर टच ही ना करे, एक्स वाई जेड एक्सिस को टच ही ना करे, तो उसको हम इनफाइनाइट मान लेते हैं। तो इंटरसेप्ट में भी इनफाइनाइट, इंटरसेप्ट इनफाइनाइट हो सकते हैं। इंटरसेप्ट में भी फ्रैक्शन, इंटरसेप्ट को फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है। क्लियर है? अब जरा फ्रैक्शन वाली टर्म को तो हम ड्रॉ कर लेंगे, बट अगर मान लो कोई प्लेन इनफाइनाइट पहुंच गया, किसी प्लेन को अगर इनफाइनाइट बना दिया, तो आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करोगे? कहने का मतलब ये है, कोई भी लाइन, मान लो ये 3 एक्सिस है, एक लाइन इंफिनिटी पे चलेगी, एक लाइन इंफिनिटी पे चलेगी। अब जब इंफिनिटी पे चलेगी तो इससे यूनिट सेल कैसे बनाओगे? इससे यूनिट सेल, एकक कोष्टिका कैसे बनाओगे? तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको और सिंपल इंडिसेस में लाते हैं, जिसको हम कहते हैं मिलर इंडिसेस। क्यों? क्योंकि हमें पता है इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का उल्टा कर दूंगा, वैसे इनफाइनाइट आप सभी को पता होना चाहिए 1/0, इसको हम इनफाइनाइट कहते हैं, ठीक है ना। और उल्टा कर दूंगा तो बन जाएगा 0/1, दैट मींस कितना बन जाएगा? 0। और आपको पता है 0 को जनरली हम प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही हो। क्लियर? और देख लो, अब एक और रूल, ये तो सिंपल बेसिक रूल हो गया, एक और रूल समझ लेते हैं। अगर मान लो आपके पास इंटरसेप्ट दिए हैं 3a माइनस बी और मान लो इनफाइनाइट, ये 3 प्लेन दिए हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि a है, a के साथ कुछ मल्टीपल है, दैट मींस ये इंटरसेप्ट्स दिए। क्या दिए हैं? इंटरसेप्ट्स आपको दिए। क्या क्या दिया है? 3b-1 है, तो आप सभी को पता है b माइनस में दिया है तो इसको हम -1b भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही है। क्लियर? अब जरा बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं पे माइनस होता है, माइनस होता है, तो मिलन डिसीज में उस संख्या के ऊपर बार लगा देते हैं। माइनस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस संख्या के ऊपर बार लगा देते हैं। कैसे लगा देते हैं समझो। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इस इंटरसेप्ट को लिख लो। क्या लिखूंगा? 3 -1 और इनफाइनाइट, ये 3 ही इंटरसेप्ट है भाई। इनफाइनाइट सी होगा ये, आपको पता है सी पे टच ही नहीं कर रहा तो इनफाइनाइट हो गया। क्लियर? सिंपल सी बात। अब मैंने क्या बताया, इसका रेसिप्रोकल कर लो। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर लो। कितना बना? 1/3 बना। -1 का रेसिप्रोकल आप जानते हो -1 ही होगा। इनफाइनाइट होता क्या है? इनफाइनाइट अभी बताया सर, इनफाइनाइट होता है 0/1, मतलब किसी भी संख्या 1/0, किसी भी संख्या के बट्टे में अगर 0 आता है, ठीक है, उसके डिनोमिनेटर में, उसके हर में अगर 0 आ जाता है वो इनफाइनाइट बन जाता है। ये नहीं है 1/0, कुछ भी बट्टे 0 हो सकता है। क्लियर है? तो हालांकि 0/0 नहीं कह सकते, उसको जनरली नॉट डिफाइंड मानते हैं, ये सब मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक, खैर फिलहाल के लिए इनफाइनाइट है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/0, ठीक है ना। इनफाइनाइट है 1/0 और इसका क्या करना है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब उसको पलट देना है, तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 0/1। कितना बन जाएगा? 0/1। फिर क्या बताया? ये 1/3 है, ये -1 है और ये 0 है। ये पॉइंट निकल आया। अब मैंने आपको बताया जो मिलन डिसीज होगा वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। फ्रैक्शन मतलब बट्टे में नहीं होगा। अगर वो बट्टे में नहीं होगा तो क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये 3 1 जा 3, ये 1 ही आ जाएगा। ये 3 1 जा 3, 3 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। जिनको नहीं पता एलसीएम कैसे ले रहा हूँ, तो ऐसे मान के चलो, ये देखो 1/3 है, ये -1 है और ये 0 है। तीनों का एलसीएम लेना, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं, 1। इस तीनों का एलसीएम लेना, 3 आया। अब जरा देखो 3 आया तो 3 से 3 कट गया, आपको पता है एलसीएम ऐसे लेते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचा, 1 एकम 1 हो गया। अब 1 3 3, 3 आया, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 इंटू -1, माइनस का 3 आ जाएगा। फिर 1 3 3, 3 आया, 3 की 0 मल्टीप्लाई करोगे, 0 आ जाएगा। तो संख्या क्या बन गई? 1 -3 और 0।
तो आपको समझ में आ गया होगा मिलन डिसीज कैसे निकला है। अब आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ HKl, तो आपको पता है पहली वाली संख्या H होती है, ये K होती है, ये L, ठीक है। तो आउटकम क्या निकला कि ABC अगर संख्याएं लिखी हैं तो समझ जाइए इंटरसेप्ट है। क्या है? इंटरसेप्ट है। यदि LMN भी लिखा है कहीं लेटर से तो वो भी समझ जाइए इंटरसेप्ट है। क्लियर? बट अगर कहीं पे लिखा है HKL तो समझ जाइए HKL लिखा है तो किसकी बात कर रहा है? मिलर इंडिसेस की बात कर रहा है। ठीक है, मिलर इंडिसेस की बात कर रहा है। अब एक और बात, मैंने आपको बताया मिलर इंडिसेस में कभी भी माइनस का साइन नहीं आएगा, कभी भी इस पे माइनस का साइन नहीं आएगा। अगर इस पे माइनस का साइन नहीं आएगा तो उसकी जगह क्या लिखूंगा? तो मैंने बताया जहां भी माइनस का साइन होगा उसके ऊपर बस एक बार लगा देना। क्या लगा देना? बार लगा देना। तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ये होगा। ऑप्शन में -3 भी लिखा होगा मिलर इंडिसेस के लिए, 3 के ऊपर बार भी लिखा होगा, दोनों ही बात सही है। दोनों ही आपको जो है दोनों ही बात सही है, बट जो बार वाला है वो मोर अप्रोप्रिएट माना जाएगा। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। क्लियर है? अब मैं बोलूँ जल्दी से, चलो एक और जल्दी से क्वेश्चन लास्ट, 2A -3B और 6C ये दे रहा हूँ। जल्दी से बताएं, पहले ABC है, पहले तो ये समझो ये क्या दिए हैं, आपको समझ में आना चाहिए साफ-साफ कि ये सर इंटरसेप्ट दिए हैं। क्या दिए हैं? इंटरसेप्ट दिए हैं। क्या-क्या दिए हैं? तो भाई 2, -3 और 6। फिर इसके बाद क्या करते हैं? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल कर लीजिए, पलट दीजिए, तो हो जाएगा 1/2 माइनस का 1/3 और ये हो जाएगा 1/6। हमें पता है मिलन डिसीज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है, तो भाई सिंपल क्या लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 6। 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 3 6। आज ही पढ़ा है एलसीएम एचसीएफ, ठीक है? तो आज ही पढ़ा है एलसीएम एचसीएफ, वो भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक? तो जीएस के पोर्शन में एलसीएम एचसीएफ पढ़ा है, प्लीज देख लीजिएगा। 6 एलसीएम आया तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, माइनस का साइन है तो उसके ऊपर लगा दूंगा बार और 6 1 जा 6, तो 3 2 बार और 1, ठीक है। एच की वैल्यू 3, के की वैल्यू 2 और एल की वैल्यू 2 बार है के की वैल्यू और एल की वैल्यू है 1। आई थिंक मिलर डिसीज आप सभी को समझ में आ गया होगा। हाँ, एक क्वेश्चन और कि अगर मान लो पहले से ही संख्या फ्रैक्शन में दी है, मान लो 1/3, 1/2 मतलब 1/3A, 1/2B और 1/6C ऐसे दिया। अब क्या करूंगा? अब इसमें कुछ नहीं है, बहुत सरल सी बात है। आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई जितने भी हमारे इंटरसेप्ट होते हैं, मैंने बताया इंटरसेप्ट में बी नेगेटिव, इंटरसेप्ट में बी इनफाइनाइट, इंटरसेप्ट में बी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, भिन्न में भी लिख सकता हूँ, p/q की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ये इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, बेसिक सी बात, ठीक है। बट इंटरसेप्ट कभी भी जीरो नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखना। मिलर डिसीज जीरो हो सकता है बट इंटरसेप्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ये भी ध्यान में रखना। बात क्लियर है? स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन गए तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये बात मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे कि भाई जो मिलन डिसीज है ये क्या क्या हो सकता है, ये नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, ये पॉजिटिव वैल्यू दैट मीन इंटीजर हो सकते हैं, ये जीरो भी हो सकता है। क्लियर है? ये क्या क्या हो सकते हैं? नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, फ्रैक्शन हो सकती है, बट कभी भी जीरो जीरो नहीं हो। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा। तो यही अंतर है इसका। अब मान लो ये फ्रैक्शन में ऑलरेडी दिए गए तो आप कहोगे सर इसके तो इंटरसेप्ट 1/3, 1/2 और 1/6 दिए हैं, अब इसको कैसे करेंगे? तो बहुत सरल है, इसमें कुछ नहीं करना, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 3 2 6 आ गया, बस यही आंसर हो गया। क्लियर है? क्यों? क्योंकि मिलन डिसीज कभी फ्रैक्शन में नहीं होती, फ्रैक्शन में नहीं होती अभी पढ़ा, बट हाँ मिलन डिसीज सिंपल नंबर तो हो सकते हैं, तो जैसे ही आपने इसका रेसिप्रोकल करा, इसको पलट के लिखा, तुरंत आपको आंसर मिल गया। क्लियर है? कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन अब सिंपल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ठीक है, जिसे अंतरातलीय रिक्ति भी बोलते हैं। क्या होता है जरा समझते हैं। मिलन डिसीज समझा, अब उसके बाद नया कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं जिसे हम कहते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग। देखिए क्वेश्चन इससे काफी बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो मान के चलिए टॉपिक ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। समझते हैं, हालांकि ये टर्म जो है ना इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ये मैथमेटिक्स की टर्म, ठीक है। इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है एक मैथमेटिक्स की टर्म है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं इस प्लेन को कुछ ऐसे बनाता हूँ, थोड़ा सा इसको इमेजिन कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा इसको इमेजिन कीजिएगा, कुछ ऐसे बनाता हूँ। ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये हो गई मान लीजिए जेड एक्सिस मान लेता हूँ, इसको वाई एक्सिस मान लेता हूँ, और ये आपके बोर्ड से मतलब स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ जेड एक्सिस है। मान लो ये स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ जेड एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया जो स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, मजबूरी है 2D प्लेन में बनाना, तो उसको ऐसे ही इमेजिन करिएगा, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्लियर? अब यहाँ सेंटर है, ये ओरिजिन है, आप सभी जानते हैं ओरिजिन है, इसमें एक्स वाई जेड तीनों ही जीरो होते हैं। यहाँ से अगर मान लो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या कह रहा हूँ फिर से समझ लो, कि आपके पास ओरिजिन है, ओरिजिन से एक आपने क्या बनाया है, ये देखो एक प्लेन बनाया है, ये प्लेन बनाया है, ये प्लेन बनाया है। आप सभी जानते हैं ये वाली दूरी को मैं a कह दूंगा, इसको b कह दूंगा, y वाली दूरी को 0 से
इस दूरी को b कह दूंगा और 0 से इस दूरी को c कह दूंगा, या फिर आपका मन है तो l m n कह लीजिए, जैसे आपको बेस्ट लगे। क्लियर? अब मैं कह रहा हूं यहां से लेकर यहां तक की अगर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब कोणीय दूरी है, ठीक है, मैं इसको ना थोड़ा सा अच्छा सा ही बना दूं, परपेंडिकुलर सा तो अच्छा भी लगेगा, बट ये एक्चुअली थोड़ा अभी टच पैड में हार्ड सेट नहीं है, तो इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बन पा रहा है, बट हाँ इसे इमेजिन कीजिएगा, ठीक है ना, बोर्ड पे बनाना आसान होता है, थोड़ा इस पे बनाना मुश्किल है, ठीक, बट समझिएगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, कोणीय दूरी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब ये जो प्लेन है आपका, ये जो प्लेन है, ये देखो ये प्लेन जो है, ये इस ओरिजिन से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। इसी 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरप्लेनर स्पेसिंग, मतलब इस ओरिजिन से लेकर इस जो आपने प्लेन बनाया है, ये वाला जो प्लेन बनाया है, इस प्लेन की दूरी को हम कहते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। और ये जो पॉइंट्स आए, ये जो पॉइंट्स निकल के आए ना, ये मिलर पॉइंट्स हैं। क्या हैं? ये मिलर पॉइंट्स हैं। क्लियर? मैंने बताया एक्स वाले को हम एच मान लेते हैं, वाई वाले को हम के मान लेते हैं और इसको हम एल मान लेते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ एच के एल, जो आपका ये एच के एल वाला प्लेन है, इसकी ओरिजिन से यहां तक की जो दूरी है उसे हम कहते हैं डी एच के एल। क्या कहते हैं? डी एच के एल कहते हैं। क्लियर है? तो ओ मान लेता हूं, इस पॉइंट को मान लो, क्या मान लो? एम मान लो, चलो ठीक है, एम मान लो। तो मैं कहूं अगर ओ एम की दूरी है, ओ एम की दूरी है, ओ एम की दूरी कितनी है? आपने देखा ये डी है ऑफ किसका? एच के एल। ठीक है, मतलब ये प्लेन कैसा है? ये एक मिलर प्लेन है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये एक मिलर प्लेन है। ठीक है, तो डी एच के एल। अच्छा, मिलर प्लेन और यूनिट इंटरसेप्ट वाला जो टर्म होता है, वो मुझे नहीं लगता आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इतने डीप में जाके पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं उस वाले पॉइंट को जो है स्किप करा रहा हूँ। क्लियर? क्योंकि हमें क्या लिखा है, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, तो लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी को देख लेते हैं। बाकी प्लेन वगैरह मुझे नहीं लगता प्लेन वगैरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो डी एच के एल कहते हैं, और यही डी एच के एल जो दूरी है, इसी को हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहते हैं। इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया, कोई एक मिलर प्लेन है, सेंटर से, ओरिजिन से उस प्लेन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसी को हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहते हैं। सिंपल सी बात, बहुत सरल सी बात। क्लियर है? तो मैथमेटिकली जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होता है, मैथमेटिकली, ठीक है, जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होता है वो क्या होता है? तो ये होता है 1 अपॉन में डी स्क्वायर ऑफ एच के एल। ठीक है, 1 अपॉन में डी स्क्वायर ऑफ एच के एल इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। देखो रेशियो है एच, एच आपको पता है मिलर डीसी से, और ए उसका इंटरसेप्ट है ना, याद है अभी ए को ही तो हमने एच में कन्वर्ट करा था। ऐसे ही के स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर किसका इंटरसेप्ट, मतलब इसका इंटरसेप्ट क्या था? बी स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे एच के तीसरा था एल, एल स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बनता है आपका इंटरप्लेनर स्पेसिंग का। ठीक है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटरप्लेनर स्पेसिंग? आपको समझ में आ गया होगा, 1 बाई डी स्क्वायर एच के एल इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। क्लियर है? बहुत सरल सी बात है। अब दूसरी कंडीशन, कुछ और कंडीशन मान लीजिए, अगर मैं कह दूं यहाँ पे, अच्छा के लिए देखो, तो मुझे पता है यहाँ पे ए बराबर बी नहीं है, बी बराबर सी नहीं है। बहुत सरल सी बात है, ए ना ही बी के बराबर है, बी ना ही सी के बराबर है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एच स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। ये कब? जब ए बी सी तीनों साइड बराबर नहीं है, तीनों ही इंटरसेप्ट बराबर नहीं है। क्लियर? अच्छा, मुझे बताएंगे, हमने पढ़ा था, याद कीजिए, ब्रेवियस के, याद है ब्रेवियस के 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़े थे, ब्रेवियस के 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़े थे, और लास्ट क्लास प्लीज देखिएगा, जो बच्चे डायरेक्ट यहाँ आ गए, मुझे लगता इतनी देर तक पहुंचे होंगे, इतनी दूर तक पहुंचे होंगे, बट हाँ, अगर आपने लास्ट क्लास देखी है तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। 7 क्रिस्टल सिस्टम थे, मुझे बता दो 7 क्रिस्टल सिस्टम में वो कौन कौन थे जिसमें ए बराबर बी बराबर सी नहीं थे? वो कौन कौन से क्रिस्टल सिस्टम थे इसमें ए बी सी बराबर नहीं थे? याद है, क्यूट अवर मदर से याद किया था, क्यूट अवर मदर, है ना, क्यूट अवर मदर से याद किया था, MOTHER। क्लियर है? तो देखो उसमें वो फंडा याद था, 0, है ना, फिर टी टेट्रागोनल में 1, फिर इसके बाद ऑर्थोरोम्बल 2 याद है, फिर ये मोनोक्लिनिक 2, फिर ट्राइक्लिनिक 2, फिर इसके बाद हेक्सागोनल 1, और ये फिर 0। ये 2 2 क्या है? 2 का मतलब 2 नॉट इक्वल के साइन, 1 का मतलब 1 नॉट इक्वल का साइन, 0 का मतलब एक भी नॉट इक्वल का साइन नहीं है। नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज लास्ट क्लास को जरूर देखिएगा। तो याद कीजिए कौन कौन से ऐसे सिस्टम है जिसमें आपके ए बी सी तीनों ही बराबर नहीं होते। तो ध्यान में रखना, एक हो गया ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, और हो गया मोनोक्लिनिक। मुझे बताओ सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल कौन था? याद है, ट्राइक्लिनिक, कल ही पढ़ाया था, सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल होता है, ना इसमें एंगल बराबर होते, ना इसमें साइड बराबर होती, ये पढ़ाया था ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा क्या कि कोई ट्राइक्लिनिक है, ठीक है, ट्राइक्लिनिक आपका क्रिस्टल है, तो उसके लिए जो है इंटरसेप्ट ये है,
ठीक है, मिलन डिसीज निकालिए और साथ में उसकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालिए। ठीक है, तो पता होना चाहिए ट्राइक्लिनिक में ए बी सी तीनों ही बराबर नहीं होते, ऑर्थोरोम्बिक में भी नहीं होते और मोनोक्लिनिक में भी नहीं होते, पढ़ाया था लास्ट क्लास में। ठीक है, बट अब की मैं ऐसा केस ले लूं, क्या केस ले लूं कि ए बी के बराबर हो जाए बट बी सी के बराबर ना हो। ऐसे में कौन कौन से क्रिस्टल सिस्टम आते हैं सर? आपको पता है, आपने कल पढ़ाया था, टेट्रागोनल आता है ऐसे में और हेक्सागोनल आता है, याद है? हेक्सागोनल दो इसमें आते हैं, 3 2 5 और 2 किसमें आते हैं जिसमें बराबर ही बराबर होते हैं, चाहे वो आपका क्यूबिक है चाहे वो रोम्बोहेड्रल है। क्लियर है? तो उसमें ए बराबर बी है, बी बराबर सी के नहीं है। तो इसमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग का क्या फॉर्मूला बनेगा? तो आप कहोगे डी स्क्वायर एच के एल इक्वल टू कितना, 1 अपॉन में सॉरी एच स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ये तो पढ़ा था, प्लस कितना पढ़ा था फॉर्मूला एक बार जल्दी से बताओ, ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, प्लस क्या पढ़ा था, एल स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। बट हम जानते हैं ए बराबर तो बी है, तो डेट मींस ए और बी की जगह पे मैं चाहे ए लिख लूं चाहे बी लिख लूं, एक ही बात है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बन जाएगा एच स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन में कितना, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन में सी का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये कितना बन जाएगा, 1 अपॉन में डी स्क्वायर ऑफ एच के एल, एलसीएम ले लूं यहाँ पे, तो आप जानते हैं बन जाएगा ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, बहुत सरल सी बात है। अगर आप फॉर्मूला ना भी बनाना चाहो, एग्जाम में मेन फॉर्मूला आप याद कर लो, उससे आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है ना? तो ये वाला मेन फॉर्मूला याद कर लो, उससे आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, आई थिंक ये गेट का क्वेश्चन है। तो उसमें बोला था पैरामीटर ऑफ द यूनिट सेल, पैरामीटर दिए गए हैं ए बी सी, साफ साफ दिख रहे हैं, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 110 प्लेन से 110 प्लेन से है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और कोई प्लेन है, तो प्लेन कौन सा होगा? सिंपल सी बात हो, प्लेन एच के एल होगा। दैट मींस आपको मिलन डीसीज ऑलरेडी दी हुई है। पहली बात ये पहचान में आना चाहिए, ये कुछ मेन बातें हैं, ये कुछ मेन बातें हैं। ठीक है ना? एच के एल कितना दिया है? 110 दिया, और मिलन डिसीज में कोई भी देखो ऐसे कॉमा नहीं लगाते, तो देखो यहाँ कॉमा भी नहीं लगाया, मिलन डिसीज में कभी भी आप कॉमा नहीं लगाते हैं, तो कॉमा यहाँ भी नहीं लगाया। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? आप सभी जानते हैं, ये बन जाएगा डी स्क्वायर एच के एल। ठीक है, अब तो फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, 2 से 3 बार तो मैंने क्लास में लिख दिया। ठीक है, कितना बनता है? एच स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर अपॉन में क्या लिखवा दिया भाई फॉर्मूला आप, ठीक है, एच स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस के कितना बन जाएगा, एच, फिर इसके बाद के स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, फिर इसके बाद एल स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। फॉर्मूला गलत ना रखवाएं भाई। ठीक है, एच की वैल्यू बोलो, देखो एच की वैल्यू कितनी है, 1 है, के की वैल्यू कितनी है, 1 है, और एल की वैल्यू कितनी है, 0 है, साफ साफ। ठीक, तो एच की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, 1 का स्क्वायर अपॉन में ए की वैल्यू 450 पिकोमीटर, है ना, पिकोमीटर, और उसका भी क्या है, स्क्वायर है। क्लियर? बी की एच की वैल्यू देखो, एच के की वैल्यू देखो, है ना, के स्क्वायर 1 स्क्वायर, बी की वैल्यू बताओ जल्दी से, 650 पिकोमीटर का स्क्वायर, प्लस एल की वैल्यू बोलो, 0 का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, 400 पिकोमीटर का स्क्वायर, और आपको पता है ये टर्म तो 0 हो जाएगी, पूरी कट जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब कितना बना, देखो ये बना 1 अपॉन में 450 का स्क्वायर, बोलो 450 का स्क्वायर कितना आया, जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो 450 का स्क्वायर कितना आता है, 20-25 आता है, मतलब 45 का 20-25 आता है ना, और 20-25 इसके बाद कितने लगा दूंगा, 2 जीरो लगा दूंगा। अब 45 का स्क्वायर कैसे करते हैं, तो भाई इसके लिए एक फंडा होता है ना, कि ये जो अगर 5 होता है, अगर लास्ट में 5 है और उसका स्क्वायर करते हैं, तो सिंपल सा तरीका होता है, 5 का स्क्वायर 25 करेंगे, ठीक है, और फिर इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे, तो 4 पंजे कितना आ जाएगा, 20, तो 20-25 आ जाएगा, बहुत सरल इसको तरीका होता है करने का। फिर आपको पता है एक जीरो है, एक जीरो का भी स्क्वायर होगा, तो जीरो मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, 1 अपॉन में कितना आया देखो, 650, तो 650 का स्क्वायर बताओ जल्दी से, कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये 65 बना, 65 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। अच्छा, इनकी आपस में गुणा नहीं करते हैं, मतलब 4 है तो उससे अगली टर्म की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ऐसे यहाँ 6 है, तो 6 से अगली टर्म कौन सी आएगी, 7, तो 6 7 छक्के 42, तो 2 4 2 2 5 आ जाएगा। ठीक है ना, 4 2 2 5, और फिर एक जीरो है, जीरो का स्क्वायर बनेगा, 2 जीरो आ जाएगा। क्लियर है? आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। इसको सॉल्व करें जल्दी से, अब इसको सॉल्व कर लेना भाई, मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, कैलकुलेटर सॉल्व कर रहा हूँ तो आ जाएगा लगभग 0.000049, ये इतना आ रहा है भाई, प्लस दूसरा 0.00000029, मतलब इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन वाला सवाल नहीं आएगा, बट मैं हाँ लेके चल रहा हूँ। ठीक है ना, लेके चल रहा हूँ सवाल को, बट इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन सवाल नहीं आएगा। तो डी एच के एल, ठीक है, मैं पलट रहा हूँ, इस वाली टर्म को पलट जा रहा हूँ, तो आपको पता है ये भी पलट जाएगा, तो ये आ जाएगा ऊपर एक आ जाएगा और बट्टे में ऐड आ जाएगा, ऐड करके कितना आएगा, 0.00 कितना आ रहा है भाई, 0.073, ये इतना आ रहा है ऐड करके। ठीक है, इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन वाला नहीं आएगा ऑब्वियस है, बट हाँ
क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ कि क्वेश्चन किसी भी तरीके का आएगा, मतलब डिफिकल्ट वाला मैं लेके चला हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कैलकुलेटिव है इसलिए डिफिकल्ट है, हालांकि डिफिकल्ट वैसे नहीं है, क्वेश्चन वाइज डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्मुला बेस्ड है, बट वही है कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड पड़ रही है। इसको डिवाइड करूँ, डिवाइड कर रहा हूँ तो आ रहा है कितना, 1613 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, 13 आ रहा है, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा भाई, पेन सेलेक्ट कर लूँ, हाँ 13 ये आ रहा है 69886.3, ठीक है ना, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने पे इतना आ रहा है, और ये स्क्वायर में आ रहा है, स्क्वायर में डी स्क्वायर है ना फॉर्मूला, हाँ, तो अंडर रूट कर लीजिए इधर भेज के, डी एच के एल, ठीक है, अंडर रूट। अब मुझे पता है काफी लोगों को लग रहा होगा क्या क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना आएंगे, बिल्कुल नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, बट हाँ सिंपल कैलकुलेशन वाला तो आएगा ही, ठीक है। तो इसका अंडर रूट करता हूँ, अंडर रूट ऑफ 136986.3 ये आ रहा है 369.63 पिकोमीटर, मैं कह सकता हूँ लगभग 370 पिकोमीटर आ रहा है, ठीक है ना। कैलकुलेशन से हार्ड है, बाकी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आप सभी को पता है, फॉर्मुला साफ साफ दिख रहा है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, बट हाँ कैलकुलेशन में कह सकता हूँ थोड़ी सी यहाँ पे लेंथी है, डिफिकल्ट है, क्लियर। अब अगर मैं एक और कंडीशन ले लेता हूँ कि अगर मान लो ए बराबर बी हो जाए और बी बराबर सी हो जाए, ऐसी कंडीशन हो जाए, मतलब ए बी सी तीनों ही बराबर हो जाए, ऐसी कंडीशन कब होती है, या तो क्यूबिक होती है या रोम्बिक होती है, ये दो ही कंडीशन है, क्यूबिक होती है या रोम्बिक होती है, इसी दोनों कंडीशन में ए बी सी मतलब तीनों ही साइड बराबर होती हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 में डी स्क्वायर ऑफ एच के एल, जल्दी से बोलो फॉर्मूला क्या था, ये था एच स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, याद है ये फॉर्मूला था, बहुत सरल सा फॉर्मूला। अब इसके बाद हमें पता है ए बी सी तीनों ही बराबर है, तो मैं ए बी सी तीनों ही अगर बराबर है तो इसकी जगह पे मैं ए ही मान लेता हूँ, भाई जब बराबर है तो कोई भी एक मान लो, मैंने ए ही मान लिया, ठीक है, तो ये कितना बनेगा, एच स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, क्लियर है। अब तीनों का एलसीएम ले लेता हूँ, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर कितना बना, एच स्क्वायर के स्क्वायर और एल स्क्वायर, क्लियर है, बहुत सरल सी बात, ये कितना बना 1 में डी स्क्वायर ऑफ एच के एल, क्लियर। अब ऑब्वियस बात है, इसको अगर पलट दूं तो आपको पता है ये डी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, एच के एल, आपको पता है अगर इक्वल टू के साइड पलटूंगा तो इस साइड भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ये बनेगा ए स्क्वायर अपॉन में कितना, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, इसके बाद स्क्वायर है इक्वल टू की तरफ भेज दूं तो आपको पता है अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डी ऑफ एच के एल है ना इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ए अपॉन में कितना बना, ए अपॉन में अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बन गया, तो भाई फंडा क्या बना, फंडा ये बना, फॉर्मूला ये बना कि डी एच के एल, इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई ए अपॉन में अंडर रूट एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये फॉर्मूला कब बनेगा, जब तीनों ही साइड बराबर होती है, तीनों ही साइड कब बराबर होती हैं, क्यूबिक के केस में बराबर होती है, ठीक है, तो उसकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग कितनी आ जाएगी, डी एच के एल इक्वल टू ए अपॉन में अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, तो आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलो एक और न्यूमेरिकल देखें, द इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन द प्लेन, प्लेन दिए हैं बिना स्पेस के तो मतलब एच के एल दिए हैं, एच की वैल्यू 1, के की वैल्यू 0, एल की वैल्यू 0, ठीक है ना, यहां से मुझे पता चला एच के एल, क्लियर। इसके बाद क्या है, ऐसा सिस्टम है क्यूबिक यूनिट सिस्टम है, क्यूबिक है तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे ए बी सी तीनों ही साइड बराबर होने वाली है, ठीक है, क्यूबिक दे दिया, मेरा फंडा सीधा सीधा हो गया, एबीसी तीनों ही बराबर है, और वो कितनी है 4 एंगस्ट्रॉम है, क्या ना सेल का पैरामीटर एबीसी पैरामीटर होता है 4 एंगस्ट्रॉम है। इसके बाद डीएचकेएल की वैल्यू डायरेक्ट, आई थिंक ये भी कोई प्रीवियस ईयर ही है, ठीक है ना, तो कितना था ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी दी है 4 का एंगस्ट्रॉम दी है, अपॉन में एच की वैल्यू कितनी दी है अंडर रूट एच की वैल्यू 1 का स्क्वायर, के की वैल्यू 0 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो बेटा जी डी एच के एल कितना आ गया, कितना आ गया, तो ये 4 एंगस्ट्रॉम ही आ गया क्या, हाँ जी 4 एंगस्ट्रॉम ही आ गया, बिल्कुल सही बात है 4 एंगस्ट्रॉम ही आ रहा है, ठीक, तो बहुत सरल सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है ब्रैग इक्वेशन, ब्रैग समीकरण, क्या कहता है ब्रैग इक्वेशन, तो मैं इसकी डेरिवेशन तो नहीं कराने जा रहा, क्यों, क्योंकि एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आएगी, डेरिवेशन से कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा, बट हाँ मेन कंसेप्ट से क्वेश्चन बन सकता है। क्या कहता है, ब्रैग कहता है कि यदि किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर, यदि किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर एक्सरेज डाली जाए, है ना, एक्सरेज हाई बीम
की रेस डाली जाए, और आप सभी को पता है इसको हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा, मैं ना उसको थोड़ा सा सीधा सीधा बना देता हूँ, ये थोड़ा तिरछा बन गया डायग्राम, इसको मैं थोड़ा सा सीधा बनाता हूँ ताकि इसको मैं परपेंडिकुलर प्लेन दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अब भी तिरछा बन गया भाई, कोई बात नहीं, इसको चलो मैं एक बार रफ करके दोबारा से, ठीक है। टच पैड में थोड़ी सी समस्या आती है, बोर्ड पे आप सभी को पता है कि ऐसी समस्या नहीं आती है, बोर्ड पे तो हम डायग्राम सीधा बना लेते हैं, बट यहाँ पे थोड़ी सी समस्या ये आती है क्योंकि यहाँ पता नहीं चलता कि स्क्रीन पे कैसा लिखा जाए, ठीक है। तो मैं पहले एक प्लेन मान लेता हूँ, अब ये लाइन लाइट पड़ी और ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी, आपको पता है लाइट अगर सरफेस पे पड़ रही है, ये एक एक्सरे है जो किसी ये मेटल का सरफेस, मेटल क्या मतलब कोई भी सॉलिड का सरफेस है, मेटल नहीं कहूँ, कोई भी सॉलिड कह लीजिए, ठीक है। सॉलिड के सरफेस पे ये एक्सरेज पड़ रही हैं, आपको पता है जब ये लाइट पड़ेगी तो उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, है ना, और जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर चलेगी इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी आपने पढ़ा है, क्लियर है, बहुत सरल सी बात। अब ऐसी मान लो एक बीम ऑफ लाइट आपने फिर डाली, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, ब्रैक कहता है कि ये एंगल कितना होगा, ठीक है ना, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, ये जनरली यहाँ पे निकालने की कोशिश करता है, क्लियर। और आपको पता है जब भी कोई लाइट पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट पे और रिफ्लेक्ट होती है, तो वहां पे दो फिनोमेना और देखने को मिलते हैं, एक को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव फिनोमेना, एक को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना। जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, हमें मेन कंसेप्ट को याद रखना है। कंस्ट्रक्टिव फिनोमेना वैसे याद कीजिए, केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जब वेव आपस में जुड़ती हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव फिनोमेना, और जब वेव आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। तो ब्रैग क्वेश्चन का सीधा मैं आपसे कहूंगा, पहली बात क्या याद रखना है कि एक्सरेज कहां पड़ती हैं, किसी भी सॉलिड के सरफेस पर पड़ती है, ठीक है। तो वहां से क्या निकालते हैं, एंगल निकालते हैं कि किस एंगल पे वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, ठीक है। अब क्या क्या चीजें क्या क्या है, जल्दी से जल्दी समझ लीजिए सारी बातों, ठीक है, सारी चीजें आपको बता देता हूँ, आप किस चीज को क्या मान के यहाँ पे चल रहे हैं। अब ये डी क्या है, तो आप सभी को पता है डी है इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इंटर प्लेनर स्पेसिंग, तो दैट मींस ये दूरी, मान लो ये दूरी है आपकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ठीक है। अब एन है, एन क्या मतलब है, कितनी बार यहां से लाइट जो है पास हो रही है, इट इज कॉल्ड द एन, ठीक है। लैम्डा क्या है, किस वेवलेंथ की लाइट पास हो रही है, मतलब एक्सरे की वेवलेंथ क्या है, ठीक है। वैसे एन को ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, सिंपल सी भाषा में बोलूं तो ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना, कौन से ऑर्डर का डिफ्रैक्शन दिखा रही है, ठीक है। अब थीटा, थीटा तो आप जानते ही एंगल हो गया, ठीक। तो आई थिंक मैंने सारी टर्म को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू ब्रैग क्वेश्चन, जो एन लैम्डा है वो बराबर होगा 2d साइन थीटा के। अब कुछ बातें और जान लेना, ये एन लैम्डा 2d साइन थीटा, ये फॉर्मूला जो बना, इससे पहले दो बातें और, फॉर्मूला जो कंसेप्ट निकल के आता है वो निकल के आता है 2d साइन थीटा, क्या निकल के आता है 2d साइन थीटा। अगर ये 2d साइन थीटा बराबर है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस के, तो मैं आपको बताया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पार्ट डिफरेंस आता है वो आता है एन लैम्डा। अब कैसे आता है, तो भाई मैं इसके लिए कहूंगा थोड़ा सा फिजिक्स आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, क्योंकि कंसेप्ट यहाँ पे हमें याद होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, क्योंकि कोई नहीं पूछेगा कि भैया एन लैम्डा कैसे आया, ऑब्वियस बात है ऑब्जेक्टिव पेपर है हमारा, है ना, टिक मार्क वाला है, तो वहां नहीं पूछेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे आया। बट समझना, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो फॉर्मुला हमारा एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा होगा, बट यदि डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना होगा तो ध्यान रखना 2d साइन थीटा इक्वल टू, अगर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव का मतलब बता चुका हूं, अगर वेव आपस में जुड़ती हैं कंस्ट्रक्टिव होता है, अगर आपस में जुड़ के खत्म कर देती हैं एक दूसरे को तो उसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है ना। इन अरे भैया एक मिनट देना, हाँ, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस इसको कहते हैं, क्लियर है। और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है इसके लिए जो पार्ट डिफरेंस होता है वो एन लैम्डा बाय 2 होता है, तो 2d साइन थीटा इक्वल टू कितना बनेगा, एन लैम्डा बाय 2। ध्यान रखना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पार्ट डिफरेंस आएगा, पाथ की जो दूरी आएगी है ना, वो एन लैम्डा आएगी, डिस्ट्रक्टिव के लिए एन लैम्डा बाय 2 आ जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो फॉर्मुला क्या बना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो आप कहोगे फॉर्मुला बनेगा 4d साइन थीटा भाई 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4, 4d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। यही चीज आपको ध्यान में रखनी है एग्जाम में कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पूछा है या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पूछा है, मेन बात क्लियर। अब इसके बाद जरा याद करो, अगर हमारा क्यूबिक यूनिट सेल है, कैसा है क्यूबिक यूनिट सेल है, तो हम जानते हैं क्यूबिक यूनिट सेल के लिए डी एच के एल की वैल्यू कितनी होती है, ए अपॉन में अंडर रूट कितनी होती है, एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था,
यही फॉर्मूले में वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो आप जानते हैं बन जाएगा 2a है ना साइन थीटा अपॉन में कितना अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर k स्क्वायर l स्क्वायर। कुछ नहीं करा भाई, ये d की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी, यहाँ पुट कर दी तो क्या बना 2a साइन थीटा h स्क्वायर k स्क्वायर l स्क्वायर इक्वल टू कितना n लैम्डा। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना। आई थिंक इतनी बातें क्लियर होगी। ठीक है, तो ये क्या निकला, ये निकला है ब्रैग इक्वेशन। ब्रैग इक्वेशन, ब्रैग की समीकरण निकालिए किसके लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस ठीक है ना, इंटरफेरेंस विद इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ठीक है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ये ध्यान में रखना, बहुत सरल सी बात है। क्लियर है, तो ये लास्ट कंसेप्ट है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आईआईटी जैम का क्वेश्चन है, आई थिंक प्रीवियस ईयर का। इसमें कह रहा है डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट करा है जिसमें एक्सरे को, जिसकी वेवलेंथ दी है, जल्दी से लिख देता हूँ, 1.54 एंगस्ट्रम है। ठीक है ना, 1.54 एंगस्ट्रम की कोई आपने वेवलेंथ डाली है। ध्यान में रखना, क्वेश्चन के लिए कुछ मेन बातें, एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चन मेन बातें समझ लीजिए क्वेश्चन से रिलेटेड, कि आपके पास टोटल 2 घंटे हैं, दैट मींस 120 मिनट है। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करना। मान के चलिए 120 मिनट में 100 क्वेश्चन बड़े ही प्यार से हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी होंगे, तो मान के चलिए 1 मिनट से ज्यादा का समय आपके पास है। ठीक है ना, 1 मिनट से ज्यादा का समय है, लगभग कहूँ तो 1.5 मिनट का करीब आपके पास टाइम मान के चलता हूँ। 1.5 मिनट नहीं होगा, उससे थोड़ा कम होगा, बट हाँ 1 मिनट से अधिक टाइम, और 1 मिनट से अधिक टाइम में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इस क्वेश्चन के लिए कहूँ टू बी स्पेसिफिक, आपको जो है वैल्यूज देके रहेगा, जैसे साइन आई थिंक कुछ कम वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ 2 थीटा है। देखो क्वेश्चन में जो गिवन है पहले देख लो, 2 थीटा है, ये बराबर कितना हो जाएगा 20.8 डिग्री है, तो केवल थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप जानते हैं 20.8 डिग्री बट्टे में कितना 2, कैंसिल आउट कर लीजिए, 10.4 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो जब भी हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता कि कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, तो हमेशा हम कंस्ट्रक्टिव ही मान के चलते हैं। ठीक है, तो दैट मींस फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला ये लगाएंगे कि एन लैम्डा इक्वल टू कितना 2d साइन थीटा। पहली बात मैं क्लियर बोल देता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी गिवन नहीं होता तो आप कंस्ट्रक्टिव वाला ही फंडा लगा के चलिएगा। क्लियर है, इसके बाद कह रहा है कि बता दो यहाँ पे इंटरप्लेनर सेपरेशन क्या होगा ए का, व्हाट इज द इंटरप्लेनर सेपरेशन फॉर द ए, सिंपल सी टर्म यहाँ पे आपसे बोली गई है। क्लियर है, और जब भी देखो एक चीज बात है, कुछ चीजें डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट आप मान के चलिएगा, जब ये कह रहा है कि भाई ए डिफ्रैक्शन लाइन करस्पॉन्ड टू इतने थीटा से ऑब्जर्व हो रहा है, इंटरप्लेनर सेपरेशन बताइए, तो यहाँ पे बेसिकली कहूँ एन की वैल्यू गिवन नहीं है, तो मान के चलिए ऐसी कंडीशन में एन फर्स्ट ऑर्डर का डिफ्रैक्शन ही होगा। क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का डिफ्रैक्शन ही होगा। ठीक है ना, डिफ्रैक्शन फर्स्ट ऑर्डर का ही डिफ्रैक्शन होगा, बहुत सरल सी बात है। तो क्वेश्चन में आपको सब कुछ गिवन है, फॉर्मुला बेस्ड है, तो आप कर ही लेंगे। 1 है और इसकी वैल्यू 1.54 एंगस्ट्रॉम दी गई है। ठीक है ना, 1 इंटू कर देता हूँ, नहीं तो दोनों को आपको डॉट दिखाई देगा, डेसिमल दिखाई देगा, इक्वल टू 2d, डी आपसे पूछा है, और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 10.4 डिग्री है ना, 10.4 डिग्री बन रहा है, तो मुझे लगता है एग्जाम में ये वैल्यूज तो दे के रहेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन होगा भी नहीं, है ना, क्योंकि आधा ही क्वेश्चन ही हो रह जाएगा। तो एग्जामिनर जनरली अगर ऐसे क्वेश्चन देंगे तो आपको वैल्यूज ऑलरेडी गिवन देंगे। ठीक है, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, देखो 1.54 एंगस्ट्रॉम अपॉन में कितना 2 साइन 10.4 डिग्री। चलो साइन 10.4 डिग्री की वैल्यू देखूं कैलकुलेटर से, तो ये आ रहा है साइन 1.4 की वैल्यू आ रही है 1.54, लिख देता हूँ एंगस्ट्रॉम अपॉन में 2 इंटू साइन 10.4, इसकी वैल्यू आ रही है 0.181, ये इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना, 1.54 एंगस्ट्रम बट्टे में इसको मल्टीप्लाई करना, कितना आया 0.362। ठीक है, और इसको डिवाइड कर लो जरा, कैलकुलेटर सॉल्व कर लेता हूँ उसे, क्या आ जाएगा कितना 4.26 है ना, 26 एंगस्ट्रॉम, ये इतना आ रहा है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस या इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकल पाया। ठीक, तो ये था हमारा सॉलिड स्टेट, क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, अब तो ये रह गया भाई, थ्योरी पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिया विद द क्वेश्चंस, थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी हमने देख लिए। एक मिनट दीजिएगा, ठीक है ना, थ्योरी पार्ट हमने कर लिया विद द क्वेश्चंस। अरे भाई कहाँ रह गया, तो वाइटी प्ले जा गया सारा, एक मिनट दीजिएगा भाई, एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा। हाँ, तो ये था हमारा थ्योरी पार्ट विद द क्वेश्चंस। अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। ध्यान में रखना, वीडियोस देखने से कभी काम नहीं होता, प्रॉपर नोट्स बनाइए, नोट्स मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स कैसे, पूरा छापना नहीं होता, नोट्स का मतलब ये होता है जो आपको नहीं आ रहा है उसे जो है रिकॉल करने के लिए दोबारा से लिख लो, क्योंकि एग्जाम टाइम में वही आपको हेल्प करेगा। ठीक है, नोट्स बनाने के बाद क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ही एरर एग्जाम में कम होंगे। क्लियर है,
सिलेक्शन लेना है तो ऑब्वियस बात है भाई, इजी क्वेश्चन आप भी इतने करेंगे जितना दूसरा करेगा। बस मेन बात क्या है, थोड़ा-सा अप्रोच कैसी रखनी है, ऑब्वियस बात है ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो अप्रोच अच्छी बनेगी, पॉजिटिव अप्रोच बनेगी, क्वेश्चन गलत करने के चांसेस कम बनेंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिए। जीएस का पोर्शन ऑलरेडी चल रहा है, जीएस में मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, एलसीएम, एचसीएफ आज पढ़ाया था, उसका वीडियो भी आपको मिल गया होगा, ठीक है? और नंबर सिस्टम जो है लास्ट में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? इसके अलावा मैं पॉलिटी वहाँ कंप्लीट करा चुका हूँ। पॉलिटी के अलावा ज्योग्राफी कंप्लीट करा चुका हूँ और बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्लीट करा चुका हूँ। ये कुछ बेसिक बातें तो आपको वहाँ करा चुका हूँ। इसके अलावा हिस्ट्री रह रहा है, तो अगली क्लास मॉडर्न हिस्ट्री की लेके आऊँगा। मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट तथ्य मतलब जब भी होंगी, ठीक है ना? तो हिस्ट्री की क्लास होगी। उसके अलावा उत्तराखंड स्पेशल लेके आऊँगा, जिसमें हम उत्तराखंड पूरा कोशिश करेंगे 1-2 क्लास में कंप्लीट कर लें, ठीक है? तो मान के चलिए बीएससी लेवल स्टूडेंट वाले का हम पूरा सिलेबस यहीं कंप्लीट कर लेंगे। प्लस ये जो जीएस का पोर्शन है, जो हम यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये जीएस का पोर्शन मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, सभी एग्जाम में हेल्प करेगा। सभी का मतलब ये है सभी, कोई भी एग्जाम आप दीजिए, ठीक है? जिसमें ये नंबर सिस्टम वाला जो है, मतलब जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट होगा, ये तो आपको हर एग्जाम में हेल्प करेगा, चाहे आप अपर पीसीएस दीजिए, लोअर पीसीएस दीजिए, आरओ आरओ जिसमें भी मैथमेटिक्स पूछा जा रहा है, उसमें आपको ये हेल्प करेगा। बट क्या करना है, इतने ही क्वेश्चन नहीं करने हैं, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बार-बार ये बात बोल रहा हूँ, उतनी ही गलतियाँ कम होंगी। पर बीएससी लेवल स्टूडेंट तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं, क्वेश्चन हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बता चुका हूँ, बैच 99 रुपीज़ में है, 349 में एनवायरमेंटल सुपरवाइजर वाला बैच है। इसके अलावा 299 में जो है नए पद जो आए हैं, ठीक है ना? जो 107 वाले पद है जिसमें 18 पद केमिस्ट्री के हैं, उसके लिए भी पूरा स्पेसिफिक बैच लेके आया हूँ। बैचेस के लिए बता चुका हूँ, 99 वाला बैच अगर आपने ऑलरेडी जॉइन करा है, तो अगले जो भी बैच आप जॉइन करेंगे उसमें एक बैच में आपका 50 रुपीज़ डिस्काउंट हो जाएगा। तीनों बैच ले रहे हैं तो 50 रुपए का डिस्काउंट उसमें आपका हो जाएगा। ऑलरेडी ये बहुत कम प्राइस पे बैच है, फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ किसी बच्चे को कोई समस्या है, किसी भी तरह की, ठीक है ना? होता है कई बार भैया प्रॉब्लम में हम फँसे होते हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम है कि भाई सच में अर्निंग नहीं है, जो भी है, तो ठीक, उस चीज़ को ज़रूर बताइएगा, वो भी मैं आपसे जो है डिस्कस करूँगा। और प्लीज़ गूगल फॉर्म ज़रूर भरिएगा, जिससे मुझे आइडिया मिल जाएगा आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। प्लस अगर वीडियो पसंद आता है, लाइक भी करें, शेयर भी करें और प्लस जितना जीएस वाली वीडियो है या मैं बोलूँ नंबर सिस्टम वाला जो है, एटलीस्ट ये तो शेयर कर दीजिएगा, ये और बच्चों को काम तो आएगा ही, ठीक है? तो आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ, वाइंड अप करता हूँ। जो भी डाउट बनते हैं, वो आप अपने डाउट जो है कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है?